So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT, JEE, Chemistry Advanced, and here I am with part 18 of our inorganic reaction series. तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपने इस साल पेपर में भी देखा है कि बहुत ही खूबसूरत इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पूछे गए हैं और उनमें से बहुत सारे रिएक्शंस हमारे जेईई एडवांस इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में से भी थे। तो वो तो ऑब्वियस है, रहेंगे ही, कोई तुक्का थोड़े ना लगा है। हम पढ़ाई इसलिए रहे हैं कि रिएक्शंस आपको उठ के मिले और वो मिलेंगे भी, इस साल भी मिले हैं, अगले साल भी मिलेंगे, उसके अगले साल भी मिलेंगे एंड फर्दर ऑन भी मिलते रहेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉपर +2 और कॉपर +1 आयंस पे रिसर्च करके आए हैं और उससे रेलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी चीजें आपको देंगे। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, बहुत अच्छे से देखो, तो कॉपर आयन का जो क्यूप्रस और क्यूप्रिक आयंस है आपके दिमाग में पक्का एकदम घर कर जाएगा ये दोनों आयंस। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बिल्कुल फोकस के साथ देखो, बस रिएक्शंस को लिख कर मत चले जाना, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। लिखा हुआ तो आपको बुक्स और इंटरनेट में भी मिल ही जाएगा यार, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो चीजों को समझना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज मेरी आपके कान तक जानी चाहिए, इनऑर्गेनिक में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्दी कुछ अच्छे कोर्सेज भी लेके आने वाला हूं आपके लिए, स्टे ट्यून्ड। बहुत अच्छे कोर्सेज जिससे बहुत बेनिफिट होगा और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो कोर्सेज लेकर आऊँगा वो जेईई एडवांस के लिए ही होंगी, मेंस और एनएसईसी या फिर अदर एग्जाम्स के लिए कोई कोर्सेज डिज़ाइन करने का मूड नहीं है अभी। ठीक है, और उसके लिए उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है जो मुझे लगता है। तो चलो बात करते हैं बिल्कुल फोकस के साथ कॉपर +2 आयन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ आपको बहुत इजीली पता है कि आपको मिलेगा क्यूप्रिक सल्फाइड का पीपीटी। क्यूप्रिक सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी मिलता है। अब इसमें कुछ बातें मैं ऐड कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। इसका ब्लैक पीपीटी मिला, बट क्या आपको एक बात पता है कि अगर आपका जो सोल्यूशन है ना वो बहुत एसिडिक नहीं है या ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास है या फिर बहुत स्लाइटली एसिडिक है, पीएच उसका 5.5 से 7 के रेंज में पीएच है, तो क्यूप्रिक सल्फाइड का आपको ब्लैक पीपीटी नहीं मिल पाता है। इंस्टेड एक कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाता है, एक ब्राउनिश कलर का कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाता है। इसके पीछे कोई नंबर्स या फिर किसी कैलकुलेशन से मैं इसका रीजन नहीं दे पाऊंगा, ये फैक्ट है और बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको समझिए आप। आपके पास मीडियम एसिडिक इनफ होना चाहिए। अगर बहुत फेंटली एसिडिक मीडियम है ना तो आपको प्रेसिपिटेट अच्छे क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं मिल पाता है, वो डिसइंटीग्रेटेड कोलॉइडल फॉर्म में रहता है, ब्राउनिश कलर का कोलॉइडल सोल्यूशन हो जाता है। और मतलब यही है कि जब आप एसिड उसमें डाल रहे हो ना तो एक तरह से आप कोलॉइडल सोल्यूशन को कोएगुलेट कर रहे हो, आप उसको कोएगुलेट कर रहे हो और कोएगुलेट करके आप इसकी पीपीटी ला रहे हो। और एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आप किस भी इंस्टीट्यूट के किसी भी टॉप बैच में पढ़ रहे हो, वीडियो जरूर देखो, पक्का 4-5 चीजें सीख के जाओगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, और रेलेवेंट चीजें सीख के जाओगे। तो देखिए कॉपर +2, तो यहां पे समझ आई बात अपने को। ये प्रेसिपिटेट, ये जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको भी लिख लेना कॉपी में। अब आगे आओ, अब बात करते हैं इस पीपीटी की, क्यूप्रिक सल्फाइड की। क्यूप्रिक सल्फाइड को नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, डिसॉल्व हो जाता है क्या? क्यूप्रिक सल्फाइड डिसइंटीग्रेट तो हो जाता है, बट सल्फर का व्हाइट पीपीटी जम जाता है। आपने नाइट्रिक एसिड डाला और ये सल्फर का व्हाइट पीपीटी जम गया, NO जेईई एडवांस 2022 के पेपर का सबसे विवादित सवाल था पेपर 1 में, NO और NO2 वाला, जहां गैलेना में बात किया था उसने HNO3 की, मैं बात कर रहा हूं CuS में HNO3 की। आपको सल्फर का व्हाइट पीपीटी मिलेगा और NO इवॉल्व होगा, ना कि NO2। बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, सर NO को एयर मिल जाएगा, NO2 बन जाएगा। ऐसे तो फिर NO की एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दो आप लोग, हर बार उसको एयर दे दो और NO2 बना दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब रिएक्शन वेसल में क्या बन रहा है उसकी बात की जाती है पेपर में। और मैंने कहा था उसमें कोई बोनस नहीं मिलेगा, ना ही तो बोनस मिला, कुछ नहीं मिला बोनस। ऑफिशियल आंसर में भी NO ही उसमें आंसर दिया गया था। तो ध्यान रखें, गैलेना हो या फिर क्यूप्रिक सल्फाइड हो, दोनों को अगर आप HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे। अच्छा, इसके बाद फर्दर और अगर आप इसको बॉइल करते हो ना, फर्दर और बॉइल करते हो तो ये जो सल्फर व्हाइट पीपीटी नीचे जमा है ना वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और HNO3 रेड्यूस होता है NO में।
फिर से NO में रिड्यूस होता है, NO गैस इवोल्यूशन होती है और आपका सल्फर जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये दोनों एक ही रिएक्शन है, रेडॉक्स चल रहा है, फर्दर बॉइलिंग से ये प्रोसेस आपको मिलता है। ठीक, आगे पढ़े। अब आता है पॉइजन। पोटेशियम साइनाइड अगर आप डालोगे क्यूप्रिक सल्फाइड में तो क्या होगा? ये भी रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ज्यादातर बच्चे ये रिएक्शन नहीं पढ़ते, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया जाता इस रिएक्शन को, बट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखें तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। नॉर्मल सल्फाइड आपका डाइसल्फाइड में कन्वर्ट हुआ है और कॉपर +2 कॉपर +1 में कन्वर्ट हुआ है Cn के साथ। इस कॉम्प्लेक्स को आप जानते भी होंगे, आई गेस जानते हो ना, बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ये, नॉर्मल क्यूप्रस आयन। आगे आएगा ये रिएक्शन, तब डिस्कस कर लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत स्टेबल है। अगर इस कॉम्प्लेक्स में आप H2S डालते हो ना तो आपको पीपीटी नहीं मिलता, Cu2S का पीपीटी नहीं मिलता। कैडमियम और कॉपर का डिस्टिंग्विशन आप इसी से करते हो, याद होगा आपको, अभी आगे आएगा वो रिपीट करेंगे उस रिएक्शन को। अब ये रिएक्शन देख के बहुत आसान लगता है कि सर ठीक है, कॉपर सल्फाइड है आपके पास, आपने उसमें ऑक्सीजन डाल दिया और वो कॉपर सल्फेट बन गया। देखने को बहुत आसान लगता है रिएक्शन, बट आप इसकी खूबसूरती समझो। अगर आप मॉइस्ट कॉपर सल्फाइड लेते हो, और जब भी मैं कॉपर बोल रहा हूं आप समझ लो कॉपर 2 की बात कर रहा हूं, यहां से दिख रहा है, ठीक है, और उसको आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो या फिर ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हो और उसको थोड़ा गीला करके रखो, आप थोड़ा मॉइस्ट स्टेट में अगर वो है, तो आप पाओगे कि अच्छा खासा अगर ऑक्सीजन कंटेंट है तो वो सल्फाइड का जो ओर है ना, ओर बोल रहा हूं मैं, कॉपर सल्फाइड का जो पीपीटी है वो डिसॉल्व हो जाता है, कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और खूबसूरत बात ये है कि इसमें बहुत सारी हीट भी निकलती है, इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट भी निकलती है। और ये जो हीट है, इसी वजह से जब नॉर्मल फिल्टर पेपर्स में अगर कॉपर सल्फाइड का पीपीटी आया रहता है ना, ब्लैक पीपीटी, जब आप कैटायन एनालिसिस करते हो तो उस फिल्टर पेपर को ऐसे गार्बेज में या फिर कहीं भी ऐसा जहाँ पे फ्लेमेबल चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ उस फिल्टर पेपर को नहीं फेंका जाता, पहले उसको वॉश किया जाता है फिल्टर पेपर को। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ जब आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो कॉपर सल्फेट बनाएगा तो ठीक है, बट बहुत सारी हीट वो छोड़ेगा और इस हीट से फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स में आग लग सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें आप नोट कर लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। अरे एकदम सुपर लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ यार, कॉपी में लिखते जाओ। इनऑर्गेनिक पे भी कोर्स लाऊंगा, बेहतरीन चीज़ें, फ़ायदा ही फ़ायदा आपका। अब इधर देखो, अगला क्या है? अमोनिया ऐड करा जा रहा है स्पेरिंगली। बहुत सिंपल लगता है ना ये रिएक्शन, लेकिन ये वाला जो बात है ना, ये बहुत लोगों को पता नहीं होती है। क्या है आपको पता है? क्यूप्रिक आयन आपके पास है, पानी में कॉम्प्लेक्स बना के रखता है पानी के साथ, वो लाइट ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। फिर आपने क्या पढ़ा है, जब उसमें अमोनिया डाल दो तो वो डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बेसिक बात है, सबको पता रहती है। लेकिन एक छोटी सी बात यहां ऐड करना चाहूंगा, जब आप बहुत स्पेरिंगली अमोनिया डालते हो ना, उसमें थोड़ा थोड़ा अमोनिया डाल रहे हो, तो शुरू में ब्लू कलर का पीपीटी आता है, एक डबल सॉल्ट बनता है, कॉपर सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक बेसिक सॉल्ट है ये देखिए, कॉपर सल्फेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका ब्लू पीपीटी आता है। एंड यस ऑब्वियसली अगर आप एक्सेस अमोनिया डालोगे तो ये डिसॉल्व हो जाता है और आपको डीप ब्लू सॉल्यूशन मिल जाती है, पीपीटी गायब हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखें, ये तो बहुत कॉमन है, बट ये वाली चीज कम बच्चों को पता रहती है, पढ़ाया भी कम जाता है। आगे आते हैं। यस, देखने को बहुत छोटा लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। NaOH का सोल्यूशन है, ठंडा ठंडा NaOH अगर आप डालते हैं कॉपर +2 में तो नॉर्मली देखा जाए तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनेगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर जाएगा। और अगर इस कॉपर के हाइड्रोक्साइड को आप हीट करते हो, ऑब्वियसली कॉपर के हाइड्रोक्साइड को हीट करते हो तो ये ब्लैक रेसिड्यू में कन्वर्ट हो जाता है CuO में। CuO का ब्लैक रेसिड्यू आपको मिल जाता है जब आप इसको हीट करते हो, इस प्रेसिपिटेट को। अब ध्यान से सुनना मेरी बातें। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कॉपर +2 का एल्कलाइन सॉल्यूशन है और साथ में कुछ और भी है, अगर साथ में कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, बहुत सुंदर रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, अगर साथ में कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लाइक व्हाट, लाइक लिखो ग्लूकोज
या फिर हाइड्रोक्सिलमीन हो गया, या फिर हाइड्रोजीन हो गया, इस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स भी है साथ में, तो फिर कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट नहीं होता, वो क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इवन एसिटल्डिहाइड भी है तो भी ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और आपका क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस में कन्वर्ट होता है और क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आता है। यस, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, सॉरी नॉट ट्वाइस, ये आपको इसका येलो पीपीटी मिलता है। और एक बहुत मजेदार बात बताऊं, और जब आप इसको बॉईल करते हो ना, जब आप इसको बॉईल करते हो तो ये Cu2O के ब्रिक रेड कलर के पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। यस, क्यूप्रस ऑक्साइड, यस, ये आपका रेड पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है जब आप इसको बॉईल करते हो। समझ गए? रिड्यूसिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में ऐसा होता है। एक और बात चलो ऐड कर देता हूं इसमें, मजेदार बात, फेलिंग सोल्यूशन पढ़ा है ना, क्या होता है फेलिंग सोल्यूशन? उसमें भी तो बेसिक मीडियम होती है, उसमें भी तो बेसिक मीडियम होती है कॉपर +2 के साथ, तो वहां तो नहीं होता प्रेसिपिटेट। क्यों नहीं होता? क्योंकि साथ में आपके पास टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रेट आयंस होते हैं। तो अगर टार्ट्रेट आयंस है, सिट्रेट आयंस है, ये सब है ना, तो एक कॉम्प्लेक्सेशन हो जाता है कॉपर +2 के साथ, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेशन डिले हो जाता है, नहीं होता ये प्रेसिपिटेशन, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, डीप ब्लू सोल्यूशन हो जाता है CuC2, सॉरी टार्ट्रेट के साथ मैं कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं, C4H2O6 होल ट्वाइस, थोड़ा ब्रैकेट इधर बन गया है, देख लीजिए, दिस होल 2 माइनस, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सेशन, और इसके साथ कॉपर +2 में ही है, कोई रिडक्शन वगैरह नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी ना, हमने तो टार्ट्रिक एसिड डाला हुआ है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सेशन हो जाता है। बहुत सुंदर रिएक्शन। आई होप मजा आ रहा होगा आपको। कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियोस को शेयर जरूर करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं दिन रात। अब आगे देखो, आगे आ जाओ इस रिएक्शन में। हाँ, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये हमने पहली वीडियोस में भी लिया हुआ है, बट ये रिएक्शन है ही इतना खूबसूरत कि बार बार इसको आपके सामने लेकर आने का मन करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी नहीं दिखा है फिलहाल एग्जाम में, कभी ना कभी दिखने वाला है आने वाले 1-2 साल में, ये बात ध्यान रखो आप। चलो आप देखो, आयोडाइड के साथ क्या होगा, आपस में एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा आयोडाइड और कॉपर +2 का। कॉपर +2 रेड्यूस हो जा रहा है कॉपर +1 में, और साथ ही साथ I3- बन रहा है, व्हाइट पीपीटी बनता है यार, ये CuI का व्हाइट पीपीटी बनता है। और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कुछ बातें और, व्हाइट पीपीटी इसका बनता है और I- I2 में ऑक्सीडाइज हो गया। अब I2 है, आपको पता होगी बात, I2 है और सोल्यूशन में अगर आयोडाइड आयंस पड़े हुए हैं तो एक आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से I3- के फॉर्म में वो चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं, और I3- एकदम टिपिकली ब्राउनिश कलर का सोल्यूशन दे देता है। और इस ब्राउन कलर के चक्कर में ना इसका व्हाइट पीपीटी दिखाई नहीं पड़ता, वो टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, व्हाइट पीपीटी छुपा हुआ रहेगा, सोल्यूशन जो है वो इंटेंसली ब्राउन कलर का होगा, व्हाइट पीपीटी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब अगर आप उसमें हाइपो डाल देते हो, सोडियम थायोसल्फेट, स्टैंडर्ड आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन का रिएक्शन, तो जो आपका I2 है वो कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, I-, और ये जो आपका थायोसल्फेट है टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट होगा, S4O6 2-, और इसके साथ ही साथ यू विल गेट the brown color converting to a colorless solution and your white PPT will become visible. White PPT दिखने लग जाएगा कि हाँ यार white PPT आया है, और किसका है वो white PPT? वो white PPT है CuI का। वाह, आगे बढ़े, चलो देखते हैं लास्ट रिएक्शन, पोटेशियम साइनाइड। ये भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस साल मेरी बहुत ज्यादा मेरी फीलिंग थी कि यार ये रिएक्शन एग्जाम में दिख जाए, बट नहीं दिखा। आने वाले सालों में हाई चांसेस है इस रिएक्शन की, मैं बता रहा हूं। चलो देखो, साइनाइड आपने डाला कॉपर 2+ में, तो क्या बनता है, CuCN होल ट्वाइस का पीपीटी आता है, और ये बहुत अनस्टेबल है, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, रखे डिकम्पोज हो जाता है, और बहुत पॉइजनस साइनोजन गैस निकलती है। साइनाइड तो पॉइजनस है ही, लेकिन चलो ठीक है सॉलिड के फॉर्म में है तो उतना दिक्कत नहीं है उससे, जब पकड़ के ऐसा इधर उधर आप छुओगे तभी आपको दिक्कत करेगा, बट साइनोजन तो गैस है, तो ये बहुत पॉइजनस गैस है, कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, साइनोजन इवॉल्व हो जाती है। और CuCN में जब आप एक्सेस साइनाइड डालोगे, देखो बन गया ना फिर वही वाला स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जहां पे कॉपर +1 स्टेट में है, कॉपर +1 स्टेट में ही है, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्सेशन हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स में अगर आपने H2S डाली
तो पीपीटी नहीं आएगा। ये सजेस्ट करता है कि बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, कॉपर +1 के ट्रेसेस भी नहीं है बाहर कॉम्प्लेक्स के, बहुत स्टेबल ये कॉम्प्लेक्स है। और इस तरह से आप कैडमियम से डिस्टिंग्विश करते हो कॉपर को, पिछले वीडियोस में समझाया हुआ है। कैडमियम लूंगा जिस वीडियो में, उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्यूप्रस और क्यूप्रिक आयन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। कमेंट करके ज़रूर बताओ यार, उससे मुझे पुश मिलता है अच्छा, और फिर मेरा और मन करता है कि आपके लिए और मस्त मस्त चीज़ें लेकर आऊँ जो कि जेईई एडवांस के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और मेंस और एनएसईसी के लिए भी जो सीरीज़ है वो मेरी चल रही है, उसमें क्वेश्चंस और बढ़ते जाएंगे। वो आपको एग्जाम के समय प्रैक्टिस में बहुत मदद करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए। Okay, thanks for watching.